ठीक है ना। तो सॉल्वे और मेयर का क्या था कंसेप्ट? सॉल्वे और मेयर का कंसेप्ट पहला ये था कि भावनाओं को प्रत्यक्ष करने का, परसीविंग इमोशंस, ठीक है ना। दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा हमारा क्या था, वो था यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट प्रोसेसेस, ठीक है ना, चिंतन के द्वारा, ठीक है ना। मतलब अगर चिंतन प्रक्रिया से हम लोग जोड़ पा रहे हैं, चिंतन प्रक्रिया जोड़ने का मतलब ये है कि जैसे इसमें दो पक्ष वो हो सकते हैं। पहला क्या कि एक आप सबसे पहले किसी के व्यवहार को देख करके तुरंत भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, इमोशनल रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। रिएक्शन हमेशा क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो आप अपोजिट आपने कर दिया, ठीक है ना, कुछ भी रिएक्शन कर दिया, चिल्ला दिया, हल्ला मचाना शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी। दूसरा क्या है कि आप विचारात्मक पक्ष रखेंगे, ठीक है ना, क्लियर, थॉट प्रोसेसेस रखेंगे कि हम पहले सोचें, ठीक है ना, चिंतन करें कि आखिर ये कर क्यों रहा है, ये सब व्यवहार इसका क्यों, ठीक है ना, क्लियर। तो यही इसमें कहा हुआ है क्या कि यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट प्रोसेसेस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, भावनाओं को समझना, इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, ठीक है ना, क्लियर। कि इसमें दो पक्ष हैं, एक सकारात्मकता है, एक नकारात्मकता है, ठीक है ना। पहले क्या है कि क्रोध अगर किसी को आ रहा है तो वो क्रोध चिंता के कारण है आपको, ठीक है ना। किसी के क्रोध में दो चीजें हो सकती हैं। पहला क्या हो सकता है, या तो क्रोध आ रहा है तो उसके पीछे चिंता भी आपकी हो सकती है, और दूसरा हो सकता है क्या कि अगर क्रोध आ रहा है तो घृणा भी हो सकती है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे कोई अगर आपको क्रोध से बोल रहा है तो शायद आपके लिए चिंता करके बोल रहा होगा कि भाई पढ़ो, ठीक है ना, पढ़ो, अदरवाइज क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये क्रोध में क्या है, आपकी चिंता है, ठीक है ना, क्लियर। और इसी तरीके से कोई भी अगर क्रोध कर रहा है, ठीक, तो वो घृणा से कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों पक्ष हो सकते हैं। या इस तरह का भी हो सकता है कि जैसे कोई मित्र है, ठीक है ना, मित्र है, वो आप पे क्रोध कर रहा है, ठीक है ना, मित्रतावश कर रहा है क्योंकि उसको चिंता है। और कोई आपका शत्रु है, वो आपको क्या कर रहा है, मीठी बोल रहा है, ठीक है ना। कारण क्या है कि एक कंपटीशन की भावना उसको रखनी है, ठीक है ना, क्लियर। तो दोनों पक्ष हैं। तो वहाँ क्या है कि आपको भावनाओं को समझना कि क्या दिखावटीपन है, क्या नहीं है। जैसे कि मैंने कल एग्जाम्पल एक दिया था कि एक बच्चे का रोना, ठीक है ना, बच्चे का जो रोना है वो खिलौने के लिए रोना है, ठीक है ना, खिलौने की प्राप्ति के लिए रोना है, आंख से आंसू नहीं गिर रहे हैं, लेकिन वो चिल्लाए जा रहा है, ठीक है ना, दिखा रहा है कि मैं रो रहा हूं। तो वो क्या है, दिखावटी है। तो आप उस इमोशन को भी समझ रहे हैं, उस इमोशन को भी समझ रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, जिद कर रहा है, ठीक है ना कि एक्चुअल वो रो रहा है, या खिलौना न मिलने के कारण बहुत आहत है, पीड़ित है, ठीक है ना। ये केवल और केवल क्या है, बनावटीपन है, ठीक है ना। तो वही चीज है हमारा क्या, भावनाओं को समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। और फिर उसके बाद चौथा क्या है, भावनाओं का प्रबंधन, यानी मैनेजिंग इमोशंस। हम लोग हाउ टू मैनेज द इमोशंस, किस तरह से इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिफाइन करता है, ठीक है ना। ये तो वही है हमारा मैनेजिंग इमोशंस, ठीक। इसमें आपको हर परिस्थिति से लड़ना आना चाहिए। जैसे अगर मैनेजिंग इमोशंस की बात हम लोग कर लें तो उसमें क्या करना है कि अगर परिस्थितियां क्या है, प्रतिकूल हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या करना, अनुकूल बनाना, उसको क्या करना, अनुकूल बनाना, ठीक है ना। परिस्थितियां आपकी विषम हैं, उनको सम परिस्थितियां बनाना, अपने अनुकूल बना देना, ठीक है ना। ऐसा व्यवहार करना जिससे कि सकारात्मकता लोगों में आवे। जैसे कल एक उदाहरण मैंने लिया था कि एक आईएएस थे, ठीक है ना, वो हिंसात्मक भीड़ में चले गए, और चले गए कैसे, निहत्थे जाके, ठीक है ना। भाई एक प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आईएएस हैं, जाहिर सी बात है उनको तमाम शक्तियां मिली हुई, ठीक है ना। वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं भीड़ को दबाने के लिए, ठीक है ना। भीड़ को दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दे आर फ्री फॉर टेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने भीड़ में खुद को निहत्था, ठीक है ना, सौंप दिया कि मतलब भीड़ में वो गए, ठीक, निहत्थे गए, चुपचाप गए, ठीक, और बात की। ये प्रदर्शित करता है उनके किस नेचर को, अहिंसा वाले नेचर को, ठीक है ना। वो भी हिंसा कर सकते थे, लेकिन ऐसा
करना क्या सूटेबल होता, नहीं होता, वो स्थितियां और भी बिगाड़ सकता था, ठीक है ना। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, तो और भी प्रतिकूल हो जाती अगर वो हिंसात्मक रूप से जाते, ठीक है ना। तो जैसा देखा जाता है उसी हिसाब से क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है, यही भावनाओं को कंट्रोल करना है, ठीक है ना। क्लियर। तो यही सब सारी चीजें हैं, ये क्या है, मैनेजिंग द इमोशंस, ठीक। तो इनके 4 वो हैं, मतलब सेलोवी और मेयर के, ठीक है ना, आपको बता ही दिया, ठीक। फिर उसके बाद जो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता के घटक, घटक यानी कंपोनेंट की हमने बात की थी कि 5 कंपोनेंट हैं, और ये 5 कंपोनेंट किसके द्वारा दिया गया, डेनियल गोलेमैन के द्वारा, ठीक है ना। उन्हीं के द्वारा ये 5 क्या दिया गया, हाँ, और दिया गया, घटक दिए गए, 5 कंपोनेंट दिए गए। पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी स्व जागरूकता, ठीक है ना, स्व जागरूकता हो, ठीक है ना, अपने में स्व जागरूकता का गुण हो। सेल्फ रेगुलेशन, स्व नियमन जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। क्लियर। सोशल स्किल यानी सामाजिक कौशल, ठीक, या सामाजिक कुशलता, ठीक है ना। एम्पैथी, ठीक है ना, एम्पैथी यानी समानुभूति, ठीक है ना, जिसको हम लोग परानुभूति भी कहते हैं। और उसके बाद हमारा क्या है, इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब क्या, हमारा आंतरिक प्रेरणा, ठीक है ना, जो सेल्फ इंडक्शन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये आंतरिक प्रेरणा ही आना चाहिए। आंतरिक प्रेरणा का मतलब क्या, कि किसी भी चीज में, ठीक है ना, अच्छा करना। जैसे एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे सेल्फ जागरूकता का हमने बताया था क्या, कि आत्मविश्वास होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए, स्वमूल्यांकन होना चाहिए, अपना मूल्यांकन आप खुद समझिए, मतलब अपनी गलतियां, अपने, ठीक है ना, अच्छाई, अपनी बुराई, ये आपको मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है ना। अगर गलती है तो उसको स्वीकार करने की भी क्षमता होनी चाहिए। फिर इसी तरह है हमारा स्वनियमन। इसमें क्या है, भावनाओं, विचारों और व्यवहारों का नियंत्रित करने की क्षमता, ठीक है ना। जैसे संयम, अनुकूलन की क्षमता, परिवर्तन। जैसे मतलब अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ ही आप ढल जाएं, ठीक है ना। या तो उसे अनुकूल बनाइए, अपने हिसाब से बनाइए, ठीक है ना, जिससे कि समाज पर भी असर बुरा ना पड़े, ठीक है ना। क्लियर। या उसी के हिसाब से क्या हो जाना, ढल जाना। वही चीज है क्या, कि प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें है अनुकूलन की क्षमता और परिवर्तन आदि के प्रति खुलापन, ठीक है ना। क्लियर। आगे आ जाइए। आगे क्या है, आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा का मतलब क्या है, जो भी मतलब आप समझ लीजिए कि कभी कभी अंदर से एक प्रेरणा मिलती है कि भाई उसको पुरस्कार मिला है तो हम भी कुछ ऐसा करें, ठीक है ना, कि हम भी समाज में जो है सर उठा करके जी सकें, ठीक है ना, हमारा भी सर क्या हो, समाज में सम्मान मिले, ठीक है ना। तो ये सेल्फ प्रेरणा आती है, आत्म प्रेरणा आती है, ठीक है ना। क्लियर। तो यही चीज है, आंतरिक प्रेरणा है, ठीक। क्लियर। जैसे कोविड-19 में क्या था कि डॉक्टर्स की टीम थी, वो लगातार कोविड से लड़ रही थी, ठीक है ना, और खुद का भी बचाव कर रही थी। अंदर से एक प्रेरणा आ रही थी कि हाँ, हम डॉक्टर हैं और हमारा कर्तव्य क्या है, लोगों की रक्षा करना, उनके जीवन की रक्षा करना, बजाय हमारी जान बचे या ना बचे, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है वो हम पूरा करेंगे। तो ये अंदर से प्रेरणा आती है, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए। जैसे दिया हुआ है खेल के लिए, इस समय अंदर से प्रेरणा आ रही है कि भाई सारा पदक चाइना ले जा रहा है, ठीक है ना, जापान ले जा रहा है ओलंपिक में, तो हम लोग क्यों पीछे हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को भी क्या होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो खेल की भावना जागृत हो रही है। आजकल टीम स्पिरिट भी आ रहा है जिसको कहा जाता है, और फाइनली हमारे कई खेलों में लोग पदक जीत भी रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर। उसी हिसाब से आगे आइए। समानुभूति। समानुभूति मैंने बताया ही है कि जैसे अपने ऊपर बीत रहा है वैसे दूसरों के कष्ट को भी क्या होना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। उसी तरीके की बातें हैं जैसे हमने बता दिया था कि वही जनजातीय कल्याण के लिए मान लीजिए कोई एक रोड बन रही है, ठीक है ना, जो किसी जनजातीय इलाके से निकलनी है, एक्सप्रेस वे, बीच में जंगल है और जंगल में जनजातियों का वास है, ठीक है ना। तो जनजातियों का अगर वास है तो जनजातियों के लिए जंगल क्या है, वो एक उनके लिए क्या होता है भाई, वो जंगल की पूजा करते हैं,
जंगल उनके व्यवसाय, जंगल उनके मतलब क्या कहा जा सकता है, जीविका के लिए एक संसाधन देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। अगर वो संसाधन इनसे ले लिए जाएं या छीन लिए जाएं तो क्या ये सही होगा? कहीं से भी सही नहीं होगा। तो ऐसा कुछ सिविल सेवक को करना चाहिए, ठीक है ना, रेगुलेट करना चाहिए कि कुछ उसका अल्टरनेटिव रास्ता निकले, ठीक है ना, ताकि उनकी जीविका पे भी कोई असर ना पड़े और क्या रहे, हमारा इधर का भी जो काम था वो भी पूरा हो जाए, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या है, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल में क्या होता है कि भाई अनुनय, सहनशीलता, चातुर्य, सामाजिक स्मृति, इसी तरह का, ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे वही अभी जो मैं कह रहा था, ठीक है ना, सामाजिक कौशल का मतलब क्या कि कोई भी विषम परिस्थिति हो रही है, किसी भी तरह की विषम परिस्थितियाँ हैं, झगड़ा हो रहा है, अन्य भी चीज़ें हो रही हैं, तो ये थोड़ी ना कि आप डंडा उठाइए और झगड़ा करने लगिए ना। आप क्या करें, जैसे एक आईएएस है, आईएएस का नाम है आकाश कुलहरी, उन्होंने प्रदर्शनकारियों की भीड़ में निहत्थे चले गए, ठीक है ना, क्लियर, और छात्रों के अधिकार को पहचानते हुए शांतिपूर्ण रहने की अपील की, ठीक है ना। कई छात्र दंगाई थे, ठीक है ना, दंगा फसाद कर रहे थे, उन्हीं के बीच में वो क्या हो गए, निहत्थे चले गए, और निहत्थे चले गए, उनके अधिकारों को सुना, ठीक है ना, और उनको विश्वास दिलाया कि भाई हम आपके साथ हैं, ठीक है ना, और आपके साथ भेदभाव नहीं होने देंगे, हर तरह की मदद सरकार द्वारा आपको दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये आश्वासन देना, और सबसे पहला क्या, निहत्थे चले जाना, ठीक है ना, भीड़ में, ठीक है ना, उनके जान को खतरा भी हो सकता है, ठीक है ना। कई लोग ऐसे कदम को उठाते हुए क्या करते हैं, डरते हैं कि अभी चल जाए, पता चल लड़कों की भीड़ है, सोचेंगे ही नहीं कि अधिकारी है कि क्या है, पीट पाट के किनारे कर देंगे, है कि नहीं है, कुछ इस तरीके का भी भावना आता है, लेकिन नहीं, यहाँ वो भावना नहीं थी। वो क्या हुआ, निहत्थे चले गए। तो ये दर्शाता है क्या कि हम अहिंसा अगर किसी के साथ कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी क्या होगा, अहिंसात्मक ही होगा, ठीक है ना, क्लियर। अभी उनके पास तमाम पावर थे, पुलिस फोर्स के साथ जाते, छात्रों पे लाठीचार्ज करवाते, अन्य भी चीज़ें करते, कह देते तो कोई मांग पूरी नहीं हो। तो क्या स्थितियाँ या हालात जो है वो सुधरते, आए दिन क्या होते और बिगड़ते रहते, परिस्थितियाँ प्रतिकूल थी और प्रतिकूल हो जाती, ठीक है ना। तो अनुकूल बनाने के लिए कुछ ऐसे हालात क्रिएट करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे सामाजिक कौशल होने चाहिए, कुछ ऐसे सोशल स्किल्स होने चाहिए जो भावनाओं पे क्या करे, आपके, ये कब होता है, जब आप अपने भावनाओं पे कंट्रोल करते हैं। ये थोड़ी ना कि एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें हैं, ठीक, रोग में है, भावना हमारी उच्च है और हम भावनाएं क्या कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि भीड़ के साथ, पुलिस फौज के साथ पूरा चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको दिखाता है, ठीक, कि आप किस तरह के, ठीक है ना, और आप निहत्थे चले जाते हैं, वो भी एक अलग प्रदर्शन है, ठीक है ना। तो ये सारे कौशल आप में होने चाहिए। फिर हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, EQ और IQ के बारे में, ठीक है ना। EQ IQ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो EQ क्या है, भावनात्मक लब्धि है, यानी इमोशनल कोशेंट है, ठीक है ना। यानी इमोशनल कोशेंट का मतलब क्या, भावनात्मक गुणांक भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे आप लोग इंटेलिजेंस कोशेंट कहते हैं, IQ, ठीक है ना, इसको हम लोग बुद्धि गुणांक, ठीक है ना, क्लियर, वो कहा जाता है। तो उस हिसाब से ये क्या है, आपका भावनात्मक गुणांक है, ठीक है ना, क्लियर। अब जानिए इनके में क्या है, ये आपके भावनाओं के स्तर को बताते हैं, ठीक है ना, किस तरह से आप भावनाओं को समझते हैं, ठीक, किस तरह भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, किस तरह भावनाओं को आत्मसात करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीज़ें जो सॉल्वे-मेयर के 4 सिद्धांत थे, वो चारों मानक लगा करके एक बुद्धिमत्ता के स्तर का क्या किया जाता है, माप किया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे कि आप भावनाओं को समझ लेते हैं कि नहीं, ये भी एक कला है, ये क्या है, ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल दिया क्या, बच्चे वाला, कि बच्चा दिखावटीपन कर रहा है कि असलियत में रो रहा है, ठीक है ना। ये भीड़ जो है दंगा फसाद कर रही है, वाकई में कुछ मांग है कि ऐसे ही अनर्गल ही कर रही है, ठीक है ना। हो हल्ला कुछ लोग कर देते हैं, जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल दिया था
क्या कि एक छोटा सा स्टेशन है, ठीक, लोग ऊपर होकर के वहीं बैठ गए, क्या नहीं ये यहाँ ट्रेन रुकनी ही चाहिए, यहाँ ट्रेन रुकनी ही चाहिए। भाई ट्रेन रुकने का भी वाजिब कारण होना चाहिए। अगर जंक्शंस बनाते हैं लोग तो जंक्शन कुछ जो सुपर फास्ट ट्रेन्स होती हैं, सुपर एक्सप्रेस होती हैं, वो केवल जंक्शंस टू जंक्शन रुकती हैं, जंक्शन से जंक्शन पर रुकती हैं, फिर जंक्शन ऐसे ऐसे। उनके स्टॉपेज भी क्या होते हैं, बड़े सीमित होते हैं। क्यों? कारण है कि सब ट्रेनों को ऐसे नहीं चला सकते, ठीक है ना, इस वजह से नहीं चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि कई लोगों के अनुरूप ट्रेनें चलाई जाती हैं, जनता की मांग पर ट्रेनें चलाई जाती हैं। कुछ लोग भीड़ इकट्ठा करके अब ट्रेन रोकवाने पर लग जाएं कि नहीं भाई हमारी मांग पूरी करो कि यहाँ भी ट्रेन रुकनी चाहिए, ठीक है ना, ताकि यहीं से हम सब कुछ, तो चंद लोगों को देख करके कोई भी फैसले नहीं लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रशासक को ये भी समझना पड़ेगा कि ये भीड़ क्या वाकई में इस योग्य है, जो उसके फिर कुछ इधर उधर अपने तरीके से अगर उसको मैनेज करना है, पहले तो समझना उनके भावों को, उनके मतलब को, फिर उसके बाद क्या कैसे मैनेज करना। मैनेज करने के कई तरीके हैं, या तो तरीका नंबर 1 कि डंडा उठाए पुलिस के साथ और उसके बाद भीड़ को तितर बितर हम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या इससे स्थितियां सुधर जाएंगी? नहीं सुधरेंगी, स्थितियां बिगड़ेंगी। उसके लिए हम बैठ करके वार्तालाप का एक साधन खोजते हैं, एक नया तरीका खोजते हैं, और उसमें उनकी मांगों को सुना जाता है और फिर क्या किया जाता है, कहा जाता है कि भाई आप इससे थोड़ा आगे जंक्शन है, आप वहाँ जा कर के ट्रेन पकड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। इसके लिए ये किया जा सकता है कि अन्य ट्रेन जो सुपर फास्ट नहीं है उसके स्टॉपेज को हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ जो भी कार्रवाई है उस कार्रवाई को हम कर सकते हैं। तो मतलब उसी हिसाब से मैनेज करना, ठीक है ना, क्लियर, सारी चीज़ें मैनेज करना, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये आपकी भावनात्मक बुद्धि लगती है। ये यहाँ क्या है, आईक्यू में क्या हो जाता है, आपका ज्ञान है, ठीक है ना। यहाँ भावना है, यहाँ आपका क्या है, ज्ञान है, ठीक है ना, क्लियर। ज्ञान का मतलब क्या कि कोई भी किसी टॉपर, मतलब किसी क्लास में टॉपर है, ठीक है ना, किसी परीक्षा में टॉपर है, IAS एग्जाम में, UPSC में टॉप 1 पोजीशन आ गया उसका, ठीक है ना, तो क्या वो अच्छा प्रशासक हो पाएगा? नहीं, कोई आवश्यक नहीं है जब तक उसमें ये नहीं, EQ ज़्यादा नहीं होगा। मतलब एक अच्छे प्रशासक के लिए IQ नहीं, EQ का होना अति आवश्यक माना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं जो हमने कल आपको एक बार डिस्कस कर दी थी, बता दी थी, ठीक है ना, इनको एक बार पढ़िएगा, ठीक। फिर गोलेमैन का वही सिद्धांत, कौन कौन, एक जो चीज़ें थी, 5 घटक। पहला क्या, स्वजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, आत्म अभिप्रेरण, सेल्फ मोटिवेशन, समानुभूति यानी इम्पैथी, और सामाजिक दक्षताएं यानी सोशल स्किल्स। ये सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं आपको। फिर उसके बाद भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लाभ यानी बेनिफिट्स जो है वो भी कल मैंने आपको बता दिया था कि इन क्षेत्रों में, सिविल सेवाओं में, राजनीति में, फिर शारीरिक स्वास्थ्य में, मानसिक स्वास्थ्य में, सामाजिक संबंधों में, आर्थिक दृष्टि से लाभ में, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सिविल सेवाओं में लाभ। ये कई बार आपसे पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, ठीक है ना, क्लियर। वो आपसे बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसके लाभ हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ माना जाता है, सिविल सेवाओं में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप सिविल सेवाओं के लिए ही प्रिपेयर हो रहे हैं। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से रिलेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि अन्य नहीं आएंगे, ठीक है ना, लेकिन आप इस संदर्भ को ज़्यादा देखें और बाकी संदर्भ को क्या करें, थोड़ा सा, ठीक है ना, कम देख सकते हैं। चलिए आगे, इसको हमने कल डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। अब आते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के महत्व, और यहाँ सबसे पहले चीज़ों को समझना है क्या क्या कहाँ कहाँ है। जैसे व्यक्तिगत जीवन में EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है, ठीक है ना। कल हम लोगों ने घटक समझे थे, सॉल्वे मेयर और डेनियल गोलेमैन के सिद्धांत को समझा था, सिविल सर्विसेज के लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्लियर।
अब आते हैं व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या महत्व है। पहले है द्वंद्व समाधान। द्वंद्व समाधान का मतलब है भावनात्मक रूप से जो जटिल व्यक्तियों और समूहों या तनावपूर्ण स्थितियों को संभाल सकते हैं। EI हमें लड़ो या भागने की स्थिति से निपटने और सहयोगात्मक समाधान खोजने में मदद करता है। जो हाइलाइटेड पोर्शन है उन पोर्शंस को ज्यादा देखिएगा, जैसे लड़ो और भागने की स्थितियों में निपटने, ठीक है ना। जीवन में सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट के या एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक के, ठीक है ना, जीवन में ये पल काफी आते हैं। क्या? लड़ो या भागने की स्थितियों से निपटने, ठीक है ना, क्लियर। लड़ो का मतलब क्या? जब परिस्थितियां क्या हो, अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, तब क्या? लड़ो, ठीक है ना। और ऐसी भी स्थिति आती है कि जिस समय क्या भागने की स्थिति आ जाए, तो उससे निपटना, ठीक है ना, उससे निपटना। और सहयोगात्मक समाधान। सहयोगात्मक समाधान का मतलब क्या कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो वो उसके लिए वरदान स्वरूप होता है। होता है कि नहीं होता है? अगर आप प्रतिकूल परिस्थितियों में हैं, जैसे प्रतिकूल परिस्थितियां कहाँ कहाँ आती हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के तरीके होते हैं, ठीक है ना। कोई डिजास्टर आ गया, ठीक है ना। अब अभी एक दिन मैं पढ़ा रहा था, तो एक IAS थे केरल के, तो वो बाढ़ के कंडीशंस में उन्होंने कई इनिशिएटिव्स लिए, कई सारे इनिशिएटिव्स लिए थे कि नहीं लिए थे। तो वो इनिशिएटिव लिया उन्होंने, ठीक है ना। वो कैसा था? वो सहयोगात्मक था, ठीक है ना। एक IAS का और उसमें उदाहरण दिया गया था कि सरकार द्वारा जो अनुदान प्राप्त होता है, ग्रांट इन एड होता है, वो न प्राप्त होने की स्थिति में उन्होंने अपने वित्त को क्या किया? दिया, ठीक है ना, क्लियर। अपने ओर से कुछ सहायता अनुदान दिया, ठीक है ना, ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके, दिया, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये सहयोगात्मक समाधान खोजने की स्थिति है। ये कहां से आती है? जब भावनात्मक इमोशन यानी इमोशनल इंटेलिजेंस होगा आपके उसमें, ठीक है ना, भावनाएं ही नहीं रहेंगी, ठीक है ना। भाई कई ऐसे भी लोग मिलते हैं, आप देखते हैं कि ट्रेन कहीं लड़ी तो कुछ लोग मौके का फायदा उठा करके देखते हैं, ओ ये तो बैग भरा है, चलो लेके किनारे हो लो, ठीक है ना, जो ही मिले वो अच्छा, ठीक है ना। तो क्या उनके में भावनाएं हैं? क्या उनके में सहयोगात्मक भावना है? कहीं से भी नहीं, ठीक है ना, क्लियर। तो वही है हमारा द्वंद्व समाधान। द्वंद्व का मतलब कहाँ? जहाँ टकराव हो रहा है, ठीक है ना, स्थितियां क्या है? प्रतिकूल। आगे आइए, दूसरा हमारा है मानसिक स्वास्थ्य। ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत जीवन में, ठीक है ना। मानसिक स्वास्थ्य यदि हमें अपने भावनाओं को प्रतिबंधित करने में मदद करता है, जिसका अर्थ है कि हम अपने तनाव को प्रतिबंधित कर सकते हैं और हमें अवसाद और चिंता से बचाता है, ठीक है ना। इसे देख लीजिएगा एक बार। फिर दिया है निर्णय निर्माण, किस तरह से अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है ना। किसी डिसीजन को हम किस तरह से इमोशंस के साथ अटैच करके, ठीक है ना, कोई डिसीजन मेक कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें आ गया है, जैसे मान लीजिए ये डिजास्टर्स वाले ही चीज़ें कर सकते हैं, या ऐसा कुछ है कि जैसे आप सिविल सेवक हो और आपके अंडर में योजनाएं हैं, 50 लोगों की योजनाओं, 50 लोगों को ही आप उस योजना का लाभ दे सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। सुविधा का लाभ 50 लोगों को आप दे चुके हो। जब तिथि पूरी हो गई, अचानक से एक व्यक्ति आपके पास आ जाए और वो कहे कि सर हमें इस योजना का लाभ चाहिए, ठीक। आपको कहीं ना कहीं से ऐसा फील हो रहा है कि भाई इसे योजना का क्या मिलना चाहिए? लाभ मिलना चाहिए, और वो पूरी तरह से पात्र है, वो पूरी तरह से योग्य है, पात्र है उस योजना का मिलने का, ठीक है ना। और ऐसा भी फील आ रहा है कि जितने लोगों को मैंने दिया उनमें से टॉप 10 में वो ऐसा था जिसको योजना का लाभ मिलना चाहिए था,
ठीक है ना, उसकी स्थिति ऐसी थी, ऐसी दुर्बल स्थिति थी उसकी। फाइनली क्या है, डेट समाप्त हो चुकी है, तो उन जगहों पे आप भावनात्मक रूप से क्या करते हैं, अपने डिसीजंस को लेते हैं। ठीक है ना, आप विकल्प तलाशते हो, आप अपने ऊंचे अथॉरिटीज तक बात करोगे, पूछोगे क्या भाई ऐसी संभावना है, ठीक है ना, या कोई और विकल्प, या कुछ दिन तक अगर उसे रोक करके फिर ऐसा आ रहा है तो उसे उसमें इंगेज करना, या किसी अन्य योजना में इंगेज करना जिससे कि उसको लाभ का कुछ हिस्सा क्या हो जाए, मिल जाए। तो ओवरऑल आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से सोच रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं एक उपयोगी होता है क्या, निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है। ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए सकारात्मक मनोदशा एवं भावनाएं। हमेशा सकारात्मक भावनाएं होनी चाहिए और मनोदशा होनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। कभी कभी जैसे आप ये कहा है व्यक्तिगत, आप व्यक्तिगत अपने जीवन में ही ले सकते हैं कि जब मान लीजिए एग्ज़ाम, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और कई बार नकारात्मकता आपके हाथ में आती है। आपने 4 इंटरव्यू दिया, चारों में क्या रहे, असफल रहे। ठीक, चलो भैया बस अब करो, बैग पैक करो और चलो। ठीक है ना, क्लियर। अब हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, इज़ टू मच, ठीक, बहुत मच हो गया, ठीक, 2, 3, 4 सारे मच हो गए, ठीक, अब कुछ नहीं हो सकता। तो फाइनली आप क्या करोगे, सकारात्मकता। सकारात्मकता कहाँ से आता है, आशावाद से आता है, ऑप्टिमिज्म से आता है। ठीक है ना, कहा जाता है वन शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, किसी को आशावादी होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। फिर आप इंटीग्रिटी ले आते हो, सत्यनिष्ठा अपने कर्म के प्रति ले आते हो और देन आफ्टर सफल हो जाते हो। तो वही सकारात्मकता है। ठीक है ना, सकारात्मक मनोदशा और भावनाएं। और देख लीजिए जो अभी हमने बताया था कि ये सकारात्मकता कहाँ से आती है, आशावाद से आती है। कहाँ से आती है, आशावाद से आती है। तो आशावाद से एक पॉइंट है आशावाद, यह हमारी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने और आशा और मदद करता है। ठीक है ना। फिर आइए व्यक्तिगत विकास। ठीक है ना, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है ना, पर्सनल डेवलपमेंट से ही हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना, जब तक पर्सनल आप नहीं लेंगे तो क्या व्यक्तिगत विकास होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा चीज़ है जो आपके हर जगह काम आता है, खासकर इंटरव्यूज़ में ज़्यादा काम आता है। एक आपकी बॉडी लैंग्वेज, एक आपका एक्सप्रेशन, हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ठीक है ना, आप अपने को किस तरह से दूसरों के सामने पेश कर रहे हैं। ठीक है ना, ये भी एक कला है। साफ सुथरा रहना, ठीक है ना, ढंग से पहनना, ठीक है ना, ढंग से बातें करना, ठीक, एक उचित नॉलेज का विकास होना, ठीक है ना, समाज में एक सलीके से रहना, ठीक है ना, सत्य बोलना, ठीक, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या करता है, सुधार करता है। आपका चलने से लेकर के खड़े होने से बैठने तक का ढंग ऑल, ठीक है ना, क्या करता है, बिल्ड योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है ना, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तिगत विकास करता है। जैसे शोध के माध्यम से यह पाया गया है कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। कहाँ कहाँ, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है ना भाई, प्रोफेशनल लाइफ में क्या है, जैसे आपके कार्य करने का ढंग, ठीक है ना, क्लियर। आप अगर शुरू से लेट लतीफ़ रहे हो, पहले कार्य संस्कृति को जानता है आदमी। कार्य संस्कृति हमारी क्या कहती है, कार्य संस्कृति कहीं से भी आती है, कब, जैसे एक बार यूपीपीसीएस में आपका CSAT के पेपर में कम्युनिकेशन का पेपर होता है, उस कम्युनिकेशन के पेपर में पूछा गया कि जो ऑफिस का टाइम होता है 10 बजे या 9:30 बजे और हम 9:30 बजे पहुंचते हैं डेली या 10 बजे पहुंचते हैं डेली, ये हमारे किस व्यवहार को दर्शाता है। तो उसका नाम था डिसिप्लिन।
दैट पर्टिकुलर इज नोन एज क्या? अनुशासन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुशासन। अनुशासन हमेशा व्यक्तिगत होता है, मानते हैं कि नहीं? ठीक भाई, लागू होता है सब पे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से करना पड़ता है। ठीक, अगर आप अपने जीवन में अनुशासित हैं, मतलब आपको कोई भी देख करके, जैसे 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर रह करके आपके व्यक्तित्व के बारे में पूरा वो बता देगा कि नहीं बता देगा? पहला क्या, सुबह कितने बजे उठते हैं? क्या साहब 9 बजे सो के तो नहीं उठते? ठीक है ना, क्लियर? ठीक, अपने को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, या ऐसे ही शिथिल रहते हैं? ठीक, फिर उसके बाद क्या जो उनको कार्य मिला है उस कार्य के प्रति वो सचेत हैं कि नहीं है? ठीक, ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस का जो कल्चर है, टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है ना। ठीक, पता चल जाता है किसी के बारे में। जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है जो डेली ऑफिस टाइम से पहुंचता है, शार्प 10 पे पहुंच जाता है। एक व्यक्ति है जो कभी 10-10, तो कभी 10-5, तो कभी 10-13, तो कभी 10-15, ठीक है ना, पता चल जाता है तुरंत। तो फाइनली एक दिन क्या हुआ, वो दोनों व्यक्ति जो है 10:30 पर पहुंचे। ठीक, ये जो पहले वाला व्यक्ति था जो टाइम से पहुंचता था, क्या उसने एक कारण बताया कुछ भी, और इन्होंने भी एक कारण बताया। ठीक, किसके बात पर आप विश्वास ज्यादा करेंगे? ठीक, जो डेली टाइम से आता था, ठीक है ना, जो रोज बहाने कर रहा है, क्या आप उसकी बात पर विश्वास कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट किया है, ठीक है ना, अपना जो डेवलपमेंट किया है व्यक्तिगत, वो दूसरों के सामने अच्छा नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये अनुशासनात्मक जो था, डिसिप्लिनरी एक्शन जो था, ठीक है ना, ये डेली लाइफ में होना चाहिए, ठीक है ना। और व्यक्तिगत निर्माण वो आप अपने से ही करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे है प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब क्या हो गया? प्रेरणा का मतलब इंडक्शन, ठीक है ना, या मोटिवेशन, ठीक है ना। मोटिवेशन भाई, मोटिवेट करना, सेल्फ मोटिवेशन। अभी हम लोग पढ़े थे कि हमारे भावनात्मक इमोशन में एक घटक वो भी है, कंपोनेंट है, क्या है? सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है ना, स्व प्रेरणा। और क्योंकि हमारा ये जो चल रहा है, ये क्या चल रहा है? व्यक्तिगत जीवन में चल रहा है, तो व्यक्तिगत जीवन में स्व प्रेरणा का बहुत महत्व है, ठीक है ना। आपके अंदर से प्रेरणा ही ना आए कि ऐसा है कि हमको IAS बनना है, तो क्या मास्टर साहब आपको IAS बना देंगे? नहीं बना पाएंगे। आपको अच्छे से अच्छा नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाए, अच्छे से अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाए, जब तक सेल्फ अप्रोच नहीं होगा, सेल्फ मोटिवेटेड आप नहीं होगे, तब तक कोई भी दुनिया की ताकत आपको नहीं बना सकती। तो दैट पर्टिकुलर इज क्या? प्रेरणा। इसको क्या कहे? प्रेरणा, ठीक है ना, क्लियर। जैसे अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसे अन्यथा मत लीजिएगा, ना अपने ऊपर लीजिएगा। अगर तैयारी कर रहे हैं, मान लिया कुछ कारण है जिसकी वजह से आप समय नहीं दे पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से, या कुछ गृह के कार्य है, लेकिन अगर आप खाली रह रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर, और जा करके घर पे रिवाइज जो पढ़ाया जाता है वो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में ये क्या है? कमी है। और किसकी कमी है? प्रेरणा की कमी है, सेल्फ मोटिवेशन की कमी है। आप आज का कल का परसों उसी पे छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? ओवरऑल वही कबीरदास वाला, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब उल्टा हो गया, आज करे सो काल कर,
साल करो सो परसों, ठीक है, इतनी जल्दी है कि अभी पड़े हैं बरसों, ठीक है ना, क्लियर। तो वही चीजें हैं, उल्टा हो रहा है, ठीक। तो ये मोटिवेशन है, किस तरह का मोटिवेशन आप ले आ रहे हो, ठीक है ना, मोटिवेशन किस तरह का आप ले रहे हो, ठीक। आगे आइए, आगे है हमारा जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर, ठीक है ना, जरूरतों और इच्छाओं। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूरत, कितनी हमको जरूरत है, ठीक है ना, क्लियर। और इच्छा, इच्छा व्यक्ति की कभी खत्म नहीं होती। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि मनुष्य के पास या हमारे देश में इतने संसाधन हैं, ठीक है ना, कि हम रोजमर्रा की अपने जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हम किसी लालच और किसी के इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। इतने सारे संसाधन हैं, इतने संसाधन हैं कि हर व्यक्ति अपनी जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन अब किसी की इच्छा हो, किसी की लालच हो। इच्छा का संबंध कहाँ से हो जाता है? तृष्णा से। तृष्णा यानी लालच। विवेकानंद ने भी कहा है कि तृष्णा ही सभी दुखों का मूल है, ठीक है ना, क्लियर। तृष्णा ही क्या है? सभी दुखों का मूल है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या कि आप किसी की जरूरत और इच्छा के बीच क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, अंतर। ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी प्रश्न ऐसे ही फिलॉसफी वाले आजकल डाल दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, फिलॉसफी वाले ही डाल दिए जा रहे हैं। जैसे एक बार प्रश्न इस तरह के से आ गया था कि प्रूफ कीजिए, ठीक है ना, या मूल्यांकन कीजिए कि किसी को बचाने के लिए बोला गया झूठ, ठीक है ना, किसी को बचाने के लिए बोला गया झूठ, ठीक है ना, वो ज़्यादा क्या है? अच्छा है, ठीक है ना। तो इस तरह से भी प्रश्न आते रहते हैं, ये जरूरत और इच्छाओं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा विश्लेषणात्मक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब आइए, सिविल सेवा प्रशासन में ईआई का महत्व, सिविल सेवा और प्रशासन में ईआई का महत्व, ठीक है ना। अभी तक हम लोग पढ़े व्यक्तिगत जीवन में, सिविल सेवा में आइए। पहला क्या? भूमिका अस्पष्टता, ठीक है ना, कि भूमिका की क्या स्पष्टता है। ये नोट्स आप लोग के पास पहुंच गया होगा कल, ठीक है ना। चलिए, भूमिका स्पष्टता, स्वयं के बारे में आत्म जागरूकता, व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक करने में सक्षम बनाकर भूमिका अस्पष्टता, ठीक है ना, और अंतर वैयक्तिक संघर्षों को कम करती है, ठीक है ना। मतलब भूमिका को स्पष्ट करती है, ठीक है ना। आत्म जागरूकता, एग्जाम्पल देख लीजिए। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक सार्वजनिक हित को अपने व्यक्तिगत और उसके भ्रष्टाचार में शामिल होने की संभावना कम होगी। ये क्या दिया है? एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक सार्वजनिक हित को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखेगा, ठीक है ना, क्लियर। और उसके भ्रष्टाचार में शामिल होने की संभावना क्या होगी? कम होगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आया हो कोई योजना है, कोई योजना है, जैसे मान लीजिए बाल विकास पुष्टाहार है, डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, उसमें सप्लाई होता है, सप्लाई ऑफिसर्स हैं, सप्लाई ऑफिसर्स को अधिकार है कि इधर से उधर क्या करना है? सप्लाई देना, ठीक है ना, क्लियर। फाइनली क्या कि अगर कोई सिविल सेवक या एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो उसमें से कुछ अपने लिए भी कर सकता है, लेकिन ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए। कई विभाग ऐसे हैं, ठीक है ना, जिसमें भ्रष्टाचार देखे गए, ठीक है ना, कि लोग अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब क्या कि सार्वजनिक हित को वो छोड़ करके व्यक्तिगत हितों को ज्यादा देख रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि भूमिका स्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे क्या कि व्यक्तिगत हित जो है वो कम और सार्वजनिक हित क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे दिया है बदलाव के लिए, बदलाव के लिए यानी भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्तियों में नई चीजों को आजमाने, जोखिम लेने और बिना किसी डर के नई चुनौतियों का सामना करने की अधिक संभावना रहती है, ठीक है ना। जैसे बदलाव के लिए क्या? बदलाव के लिए नए नए इनोवेटिव ले आना,
नए इनोवेशंस के साथ इनिशिएटिव लेना, ठीक है ना, क्लियर। जैसे मान लीजिए कोई भी क्रियाकलाप हो, उसमें आजकल आप देख रहे हैं कि एआई चल रहा है, ठीक है ना, डिजिटल माध्यम ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना। तो अगर वो टेक्निक चल रही है, जैसे कहा गया है, एक कहावत है कि जमाने के साथ चलो, अदरवाइज जमाना क्या आपको कर देगा, पीछे कर देगा, ठीक है ना। इस पूरे का मतलब यही हुआ बदलाव, ठीक है ना, बदलाव। अगर आपको अधिकार मिला है कि आप किसी भी कार्य को अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है तमाम सुविधाएं जो आपके इर्द गिर्द हैं उन सब को बटोरते हुए, लेते हुए, ठीक है ना, सार्वजनिक हित को सोचते हुए ऐसे कार्यों को करिए, ऐसे इनोवेटिव कार्यों को करिए जो इससे पहले ना हुए, ताकि आपको दूर तलक क्या किया जाए, याद किया जाए, ठीक है ना। जैसे कुंभ मेला हुआ, कुंभ मेले में इस बार क्या हुआ कि कई रिकॉर्ड्स बने। पिछला कुंभ भी हुआ था, उसमें भी कई रिकॉर्ड्स बने थे, ठीक, क्लियर। फाइनली क्या हुआ, उसमें एक आईएएस थे, आईएएस विजय किरण आनंद, ठीक है ना, आईएएस विजय किरण आनंद को ही दिया गया था, ठीक है ना। पिछला भी कुंभ, इस बार भी कुंभ में दिया गया, ठीक है ना। मुख्यमंत्री ने उनको क्या किया, उनके इनिशिएटिव्स के लिए, ठीक है ना, इस बार फिर से दिया गया कि भाई इनको जो दिया गया था संभालने के लिए, वो चीज इन्होंने क्या की है, नए तरीके से किया है, पूरे इनोवेशंस के साथ किया है, ठीक है ना। आपकी कुंभ आप देखे होंगे कि जगह जगह पे कैमरेज फिट हैं हर रोड, ठीक है ना, पुलिस हर जगह तैनात है, ठीक है ना, जगह जगह कंट्रोल रूम्स बनाए गए थे कि लोगों को असुविधा ना हो, ठीक है ना, क्लियर। वाहन दूर ही खड़े कर दिए गए थे, ठीक है ना, क्लियर। कैंप्स बनाए गए थे। तो मतलब ये सारा सेटलमेंट, ठीक है ना, जैसे जैसे आने वाले समय में कुंभ होंगे ये इनोवेशंस आपको दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, बदलाव, ये क्या है, बदलाव, ठीक है ना। जब आप बदलाव लाओगे, इनोवेटिव मतलब इनोवेटिव तरीके से इनिशिएशंस लोगे, ठीक है ना, शुरुआत करोगे, तो निश्चित रूप से आपके कार्य को क्या किया जाएगा, सराहा जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। अभी आपने 2 से 3 दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा कि इन्वेस्ट यूपी, ठीक है ना, इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो इन्वेस्ट यूपी का जो पूरा कार्यभार दिया गया है वो फिर से उन्हीं को दे दिया गया, विजय किरण आनंद को। क्यों? क्योंकि भाई सरकार भी समझ रही है कि कहीं ना कहीं अगर वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस है तो यहाँ भी अच्छा परफॉर्म होगा, ठीक है ना। इन्वेस्ट यूपी में क्या है कि भाई बीच में इसमें सुनने में ये आया कि बिचौलियों का काफ़ी रोल रह रहा है, ठीक है ना। जैसे होता क्या है कि इन्वेस्ट यूपी एक प्रोग्राम हुआ, ठीक है ना, इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें कई कंपनियां आई और यूपी में निवेश के लिए उन कंपनियों को क्या किया गया, आकर्षित किया गया, ठीक, कि आप यूपी में इन्वेस्ट करो, ठीक है ना, लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, आपका भी उसमें फायदा होगा, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए धीरे इसमें क्या किया गया, इन्वेस्टर समिट स्टार्ट किया गया और फाइनली अंत में ये देखा गया, ठीक, कि उसमें कुछ बिचौलियों का भी रोल है जो पैसा उगाही यानी धन उगाही का कार्य कर रहे हैं। तो इन सब को हटाने के लिए फिर से एक बार उनको ले आया गया, ठीक है ना, कि कार्यशैली में कुछ बदलाव किया जाए, ठीक है ना, ताकि आगे इन कार्यों की बंद न पड़ेगा, इन कार्यों की पुनरावृत्ति ना हो सके, ठीक है ना, क्लियर। चलिए इसको यहाँ से ना, ठीक, ताकि इन कार्यों की क्या पुनरावृत्ति ना हो सके, ठीक है ना। इन चीजों को आप लोगों को समझना होगा, ठीक। तो ये हो गया क्या, नेक्स्ट बदलाव, समर्पण का भाव आएगा कि नहीं आएगा, कि अब अधिकारी बड़े अच्छे हैं, ठीक है ना, इतने ऊंचे पद पर रहकर भी हमको क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो एक समर्पण का भाव आएगा,
ठीक है ना। तो ये होता है वैचारिक, ठीक है ना, भावनात्मक कम्युनिकेशन जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। इससे कार्यशैली की भावना भी जागेगी लोगों में, ठीक है ना, कि सर ने काम दिया है, निश्चित रूप से वो कार्य होना चाहिए। आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं, आप अधीनस्थ हो, पता चला वो हमेशा अकड़ करके बात कर रहे हैं, आप एक दिन सही रहोगे, 2 दिन सही रहोगे, तीसरे दिन कहेंगे इसकी आदत ही है, कह देंगे कि नहीं कह देंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कार्यशैली भी वो प्रभावित हो रही है, ठीक है ना। तो वही कहा है यहाँ की बेहतर संचार के लिए, और खासकर लिखा भी है कि अधीनस्थों के साथ संबंध अच्छे बनने चाहिए, मतलब स्वस्थ संबंध बनने चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा आइए, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, जाहिर सी बात है कि जीवन में संतुलन भी बनाए रखने के लिए भावनात्मक रूप से, ठीक है ना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना बहुत आवश्यक है, ठीक। आगे आइए, नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, तनाव प्रबंधन, ठीक है ना। जो हमारा टेंशन होता है, हाउ टू मैनेज द टेंशन, ठीक है ना। ये नहीं कि बात बात पे बीपी बढ़ाते रहे, ठीक है ना, बात बात पे बीपी बढ़ाते रहे। जीवन छोटा है, ठीक है ना, जीवन आनंदमय होना चाहिए, ना कि कष्टकारी होना चाहिए, ठीक। पता चला कि आप अधिकारी हो, बात बात पे गुस्सा कर रहे हो, बीपी बढ़ा रहे हो, ठीक, तो जाहिर सी बात है कि विभाग से हमेशा तनाव आपको मिलना ही मिल रहा है, ठीक है ना। खुशदिल होकर के काम करना है, तनाव प्रबंधन रखना है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका उपयोग करना है। अगला है किसका, अगला है स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन हमने हमेशा बता दिया है क्या, कि सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या, कि भाई लालच, अपने ऊपर आप क्या कर रहे हैं, अपने को कहीं ना कहीं डिसिप्लिन रखिए, ठीक है ना। अगर विभाग में कोई धीरे से आपको पकड़ा रहा है अंडर टेबल सर, तो आप क्या करें, हर बार धीरे से ही अंडर टेबल ना ले लें, ठीक है ना। ये संस्कृति क्या करें, पीछे करें, इस संस्कृति को हटाएं, ठीक है ना। तभी आपकी जो पहुंच होगी वो अच्छे अधिकारियों में हो, ठीक है ना। उसी हिसाब से जैसे आपने देखा भी होगा, ठीक है ना, कई अभी एक मुद्दा छाया भी था, कौन सा, जस्टिस वर्मा केस, ठीक है ना। जस्टिस वर्मा के घर से, ठीक है ना, जले हुए नोट मिले, ठीक है ना। ये जले हुए नोट मिलना ही उनकी कार्य संस्कृति को दर्शा देता है, दर्शा देगा कि नहीं देगा। आजकल के जमाने में कौन जो है, ठीक है ना, एक जो आपके ऊपर अगर ये कहा जाए, और एक रीजनिंग में क्वेश्चन आता है अजम्पशन, ठीक है ना। अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा, किसी भी चीज को देख करके पूर्व धारणा निकालना, इसी को कहा जाता है क्या, अजम्पशन, ठीक है ना। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस वाले क्वेश्चंस करते भी होंगे, उसमें ये पूछ लिया जाए किसी के घर जो है जले हुए नोट मिले, ठीक है ना, क्या कारण हो सकते हैं। कोई दूसरा आकर के जला गया हो, उनको फंसाने के मकसद से, ये भी एक हो सकता है। दूसरा क्या, कि वो फंसने वाले थे और फाइनली उन्होंने बचाव में नोट को जला दिया और एक नई दिशा देने की कोशिश की, दोनों हो सकते हैं। उसी पे संशय है, अभी चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन कई लोगों का विरोध प्रदर्शन और उनके पीछे के कार्य, ठीक है ना कहीं उनको कटघरे में क्या कर रहे हैं, खड़े कर रहे हैं। तो जो आपने अपने लिए बनाया है विभाग में, आप अगर ये संस्कृति बनाए हुए हो अंडर टेबल वाला, ठीक है ना, लेने का, ठीक है ना, कि पैसा ले रहे हैं, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, करप्शन, तो क्या विभाग में वो चीजें छिपती हैं, ठीक। आपका जो मुंशी होगा या मुनीम होगा या स्टेनोग्राफर होगा या पर्सनल असिस्टेंट होगा, वही आपकी कार्य संस्कृति बता देगा। अरे सर बिना लिए काम करते नहीं है भाई, दे दो, ठीक।
तो ये संस्कृति आपको सुधारनी होगी। तो वो किससे आएगा? वो स्वनियमन से आएगा, सेल्फ रेगुलेशन से आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, तो सिविल सेवक में ये भी होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता, पार्शियल होना चाहिए। ठीक है ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कि ये हमेशा पता चले कि ऐसा है कि टेंडर पास करना है, ठीक, और आपने क्या कर दिया, अपने जान पहचान वाले के लिए टेंडर के रूल्स रेगुलेशन थोड़े से शिथिल कर दिए, उसके अनुकूल कर दिए। नियम आप ही को बनाना था, आपने ऐसे नियम बनाए जो उसके अनुकूल और औरों के प्रतिकूल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या ये पारदर्शी रह गया? और पारदर्शिता कब आएगी? जब निष्पक्षता आप में होगी। ठीक है ना, इम्पार्शियल आप हो गए। ठीक, आगे आइए। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है, एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि धर्म, जाति, नस्ल, राजनीतिक, ठीक है ना, संबद्धता से निर्णय न ले। ठीक है ना, ऐसे निर्णय न ले जो इन चीजों को प्रभावित करता है। मतलब जाति के आधार पर पता चला आपकी जाति का है, आपने उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश की। आपके धर्म का है तो आपने लाभ पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है ना, क्लियर? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगला दिया हुआ है प्रेरणा। प्रेरणा भी मैंने व्यक्तिगत रूप से भी इंपॉर्टेंट है और एक सिविल सर्विसेज सर्वेंट के लिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रेरणा आप जान ही रहे हैं। ठीक, आगे प्रेरणा में एक उदाहरण दिया है खोजी कोद। ठीक है ना, खोजी कोद के जिला कलेक्टर थे प्रशांत नायर ने विभिन्न सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयं सेवक संचालित परियोजना अनुकंपा खोजी कोद शुरू की। ठीक है ना, क्लियर? तो मतलब ये क्या है, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लेने जिसकी वजह से हम जाने जाएं। प्रेरणा कहां से? हमने कहा था सेल्फ मोटिवेशन। और सेल्फ मोटिवेशन कब आता है? जब आप बाहरी तत्वों को देखते हैं, प्रशंसा देखते हैं, पुरस्कार देखते हैं, सम्मान देखते हैं। ठीक है ना, पुरस्कार आपको मिलने वाला है, या अगर किसी को आपने पुरस्कार देखा देते हुए, ठीक है ना, तो आपको भी ये लगेगा कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। इस तरह के मोटिवेशंस आते हैं। आपके ही बगल का कोई लड़का आईएएस बन जाए तो क्या आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा? आएगा। अरे यार, मेरे साथ ही तो मोमोज खाता था, ठीक है ना, क्लियर, मेरे ही साथ बैठ रहा था और वो आईएएस निकल गया, तो मैं भी कुछ ऐसा करूं। ठीक है ना, तो आप क्या होगे? सेल्फ मोटिवेटेड होगे, वहां प्रेरणा आएगी। इसी तरह जब आईएएस आप बन जाओगे तो दूसरों के कार्यों को देखते हुए आप में मोटिवेशन आएगा कि कुछ मैं समाज के लिए ऐसा करूं जिसके लिए मैं जाना जाऊं, कम से कम मुझसे एक इतिहास बने। है कि नहीं है? कई आईएएस ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ठीक है ना, क्लियर? तो जाहिर सी बात है, ये क्या है? ये प्रेरणा है, मोटिवेशन है। ठीक है ना, अगला है नीतियों का बेहतर लक्ष्यीकरण। ठीक है ना, मतलब टारगेट पूरा करना, पॉलिसीज को पूरी तरीके से संचालित करना। ठीक है ना, पहला क्या, आप यही जान लीजिए कि जैसे सरकार ने, आप क्या हो? आप एक मध्यस्थ हो। आप क्या हो? मीडिएटर हो। किसके मीडिएटर हो? समाज और सरकार के मध्य। ठीक है ना, आपको क्या करना है? किसी सरकार की नीतियों को बेहतर रूप से संचालित करना है, लोगों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करनी है। और किन लोगों तक? अंतिम व्यक्ति जो है, समाज का अंतिम व्यक्ति जो है, उस तक पहुंच सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो कैसे करनी है? उसका बेहतर संचालन, ठीक है ना, नियमन, ठीक, एग्जीक्यूशन, क्रियान्वयन, ये सब आपको करना है। ठीक है ना, तो उसके लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त करना है वो आप करोगे। जैसे सरकार ने लक्ष्य बनाया कि वन में वृक्षावरण जो होना चाहिए वो 15% होना चाहिए। वर्तमान में 9 पॉइंट समथिंग चल रहा है। अब आप उसके लिए आईएएस हो, आप क्या करोगे?
आप ये करोगे कि वृक्ष लगाओ जागरूकता कार्यक्रम आप चलाओगे कि नहीं चलाओगे? आप ऐसे ऐसे जागरूकता कार्यक्रम चलाओगे जिससे वृक्षों के लाभ आप सबको बताओ, औषधीय पौधे लगवाओ जिससे, ठीक है ना, ऐसी फैक्ट्रियां लगवाओ जो उन वृक्षों से लाभ ले, ठीक है ना, क्लियर। तो फाइनली क्या कि आप ऑटोमेटिकली वो वृक्ष क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है ना। जागरूकता अभियान चलाओ, ठीक, वातावरण में उस कैसे वृक्षों का योगदान है वो सब बताओ। तो सारी चीजें आप करोगे, किसी भी तरीके से आपको टारगेट को क्या करना है, अचीव करना है, तो आप उस हिसाब से उस चीज को क्या करोगे, अंजाम दोगे। तो यही हमारा क्या है, इसको बेहतर ढंग से करना, लक्ष्यीकरण, ठीक। आगे है, इसमें दिया है आर्मस्ट्रांग फेम ने लोगों की जरूरत समझा और सामाजिक दान और एकत्र किए गए संसाधनों का ऐतिहासिक रूप से अलग अलग क्षेत्र में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया। जाहिर सी बात है, ठीक है ना, क्लियर। मान लीजिए कि कहीं कुछ ऐसा है तो उस जगह निर्माण कार्य करवाया, ठीक। आगे दिया है सामाजिक कौशल, ठीक है ना। सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल, ये भी एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता में वो था घटक, ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें क्या है, पारस्परिक और अंतर समूह संबंधों को बेहतर बनाना, ठीक है ना। आगे आइए, जैसे इसमें एक उदाहरण दिया है कि एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबद्ध एक सिविल सेवक कठिन मुद्दों को हल करने में सक्षम होगा, जैसे कि IAS अधिकारी OP चौधरी, ठीक है ना। OP चौधरी ने शिक्षा पहल छू लो आसमान के साथ कुशल श्रम की उपलब्धता की कमी की समस्या को हल किया, ठीक है ना। मतलब ये छू लो आसमान इनिशिएटिव उन्होंने चलाया, ठीक है ना। ये क्या किया है, सामाजिक कौशल, इसी को कहते हैं सोशल स्किल, ठीक है ना, क्लियर। अगला कहा है, डेनियल गोलमैन ने ये कहा है, जैसे डेनियल गोलमैन ही ने 5 घटक बताए थे, ठीक। तो उसमें ये कहा है कि कार्य में 80% सफलता EI पर निर्भर करती है, ठीक है ना, जबकि केवल 20% IQ पर निर्भर करती है, ठीक है ना। हमने क्या बताया था कि एक सिविल सेवक यानी एक अच्छा प्रशासक आप तभी बन सकते हो जब अधिकतर कार्य कैसे हो, भावनात्मक रूप से हो, ना कि ज्ञानात्मक, ठीक है ना। ज्ञानात्मक बुद्धिमत्ता जो है आपकी कम हो, लेकिन भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या हो, ज्यादा, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ आपको संवेगात्मक बुद्धि होनी चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि यानी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज। अब दिया है भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्तियों के गुण, ठीक है ना। उच्च AI वाले व्यक्तियों में क्या क्या होता है जानिए। एक उच्च सत्यनिष्ठा होता है, इंटीग्रिटी होती है, ठीक। तनाव का स्तर भी क्या होता है, कम होता है। भावना होगी तो तनाव कम होगा, ठीक है ना। बेहतर संचार होता है, मतलब अभी अपने अधीनस्थों के लिए बेहतर संचार होगा, ठीक। फिर सम्मान होगा, ठीक, समानुभूति होगा, जिम्मेदारी, ठीक है ना, लायबिलिटी। उसके बाद समर्पण की भावना, ठीक है ना, समर्पण जिसको त्याग कहते हैं। और रचनात्मकता, रचनात्मकता का मतलब कोई भी फैसले इनोवेटिव लेना, ठीक है ना, ये रचनात्मकता होती है, ठीक है ना, क्लियर। अब यहाँ एक डायग्राम दिया है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाइएगा। जैसे EI पर्सन है, EI पर्सन क्या करता है, अंडरस्टैंड ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को क्या करता है, समझता है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ अदर्स, दूसरों के भी भावना को समझता है। फिर दिया है हेल्प देम एंड अदर्स, उनकी और औरों की सहायता करता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जब दूसरों को सहायता मिलती है तो उनमें भी वो भावना जागृत होती है। वही दिया है डेवलप मोर EI पर्सन, वो इस तरह के अधिक पर्सन्स बन जाते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले,
और फिर देन वही क्रिया शुरू हो जाती है फिर से कि वो दूसरों की भावना को समझते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीजें हैं, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, हो सके लाइट आए, ठीक है ना, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।